मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से ये जो कंपनीज संशोधन विधेयक 2020 इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए आज सदन के समक्ष हाजिर हुआ हूं। ये जो विधेयक लाया गया है, कंपनीज के कामकाज को आसान बनाने के लिए ये एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में लाया गया है जब देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील और दुर्गम है। कोविड-19 की महामारी से पहले, लॉकडाउन से पहले 7 क्वार्टर्स तक भारत की जीडीपी का जो वृद्धि दर है वो निरंतर और लगातार हर क्वार्टर में गिरता रहा। और जब कोविड की महामारी का प्रकोप शुरू हुआ, उसके बाद जो इस वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर के नतीजे आए, उसमें जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है वो -23.9% हुआ। तो कुल मिलाकर जब से इस सरकार ने नोटबंदी की थी और उसके बाद जिस प्रकार से जीएसटी लागू किया गया, निरंतर और लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती गई, देश की अर्थव्यवस्था बैठती गई। और आज जब ये विधेयक लाया गया है तो मुल्क के सामने ये परिस्थिति है कि डिमांड के नाम के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ी खामी है। और जो गलती सरकार ने 2019 में की थी कि जब डिमांड स्टिमुलस देने की जरूरत थी, इन्होंने 1,45,000 करोड़ रुपया देकर जो कॉरपोरेट टैक्स में कंपनीज को रिलीफ दिया, उसका इंजेक्शन लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की, वो पूरी तरह से विफल हो गई। और आज वही गलती ये सरकार दोबारा दोहरा रही है कि इस देश का जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, जो वंचित है, जिसके ऊपर कोविड महामारी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान देने की जगह जो सूट बूट वाले हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनको फिर दोबारा से रियायतें दी जा रही हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये दर्शाता है कि इस सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, इस सरकार की प्राथमिकताएं इस देश के आम नागरिक के साथ नहीं है, आखिरी कतार में खड़े हुए आखिरी नागरिक के साथ नहीं है, पर जो पूंजीपति है, जो सूट बूट वाला है, ये सरकार सिर्फ उसकी ईज ऑफ लिविंग की कदर करती है, उसकी जो सहूलतें हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान देती है। ये जो आज कानून लाया गया है, इसका जो इतिहास है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
वर्ष 1913 में सबसे पहली कोशिश की गई कि जो कंपनी का कानून है उसको कोडिफाई किया जाए, उसको एक अमली जामा पहनाया जाए। 1913 में अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारत में भारी था। 200 साल हो चुके थे जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और उन साम्राज्यवादियों ने 1913 में पहला कंपनीज एक्ट बनाया जो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 1911 से लागू हुआ। ये 137 सेक्शंस का एक्ट था। उसके बाद हालात बदले, भारत आजाद हुआ और 1956 में उस कानून को रिपील करके एक नया कानून लाया गया और उसमें 658 अंक शामिल किए गए। 1956 से लेकर 2013 तक 25 बार उस कानून को संशोधित किया गया और 1991 में भारत के उदारीकरण के बाद और जब भारत ने ये तय किया कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करेगा, तो जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, वो बदली और ये पाया गया कि जो 1956 का कानून है उसमें संशोधन करने की जरूरत है। 1951 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की समिति बनी। उसके बाद आपके आर.डी. जोशी की समिति बनी और उनकी सिफारिशों के बाद बहुत सोच समझ के 2013 में एक नए कंपनीज एक्ट को इस सदन में, इस संसद ने अनुमति दी। आज फिर हमको ये कहा जा रहा है कि इस कानून को संशोधित करने की जरूरत है और विडंबना ये है सभापति महोदय कि 2013 में वो कानून लाया गया, 2014 में वो सरकार बदली, एक नई सरकार आई और 2014 से लेकर 2020 तक 150 संशोधन इस कानून में अभी तक हो चुके हैं 7 साल में। और इसमें जो सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर्स और ऑर्डर्स हैं वो शामिल नहीं है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि सरकार कानून को जो एक सैक्रोसेंस देने की जरूरत होती है, वो सैक्रोसेंस ना देते हुए अपने कन्वीनियंस के अनुसार उस कानून को बदलने की कोशिश करती है। आज फिर इस संसद के सामने ये संशोधन विधेयक लाया गया है और उसका जो औचित्य है वो औचित्य ये है कि एक कंपनी लॉ कमेटी सितंबर 2018 में बनाई गई और 2 महीनों में उसने ऐसी क्रांतिकारी सिफारिशें कर दी कि जो कानून का पूरा स्वरूप है, जो 1991 से लेकर 2013 तक अलग अलग समितियों की सिफारिशों के ऊपर लोगों से राय मशवरा करके स्थायी समिति की सिफारिशों को संज्ञान में लेकर जो कानून बनाया गया था, उसको पूरी तरह से परिवर्तित करने का आज मसौदा इस संसद के सामने लाया गया है। The first thing that this amendment bill seeks to achieve is to reduce the rigors which are attached to malfeasance insofar as the Companies Act 2013 is concerned. Mr. Chairperson, sir, it was
after great deliberation, that a very fine balance between coercive action and civil action was struck in the Companies Act of 2013. After all, time has demonstrated, and all of us are aware, that companies are not paragons of virtue. उनके कोई सुरखाब के पर नहीं लिखे हुए हैं। और इस देश में खासकर पिछले 6 साल में जितने कथाकथित घोटाले हुए हैं, जितने व्यवसायी बाहर भाग के गए हैं, शायद उसकी गिनती करना भी मुश्किल हो। और ये कानून क्या करता है? ये कानून कंपनीज को जितनी फौजदारी के रिगर्स थे, या जो क्रिमिनल लॉ के रिगर्स थे, या फौजदारी के कानून के तहत उनको जो यातनाएं दी जा सकती थी कि अगर वो गलत काम करते हैं, ये लगभग सभी को खत्म कर देता है। इस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि किस तरह से जो लोग गलती करते हैं उनको फौजदारी के कानून के तहत सजा देने की जगह उसको सिविल ऑफेंस में कैसे परिवर्तित किया जाए। और उसका रैशनल क्या दिया जाता है? अगर आप इस बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़िए तो उसमें जो चौथा पैराग्राफ है उसमें लिखा है, द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 इंटर एलिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, नेमली to decriminalize certain offences under the Act, and in case of defaults which can be determined objectively and which otherwise lack an element of fraud or do not involve larger public interest. My question, Mr. Vice Chairman, sir, is that who is going to be the arbiter of this public interest? Who is going to determine that what is in public interest and what is in private interest? And what are those principles which are going to be applied in order to carry out that determination that this offense is a private interest offense and another offense is a public interest offense? With great respect, Mr. Chairperson, sir, I think this is an extremely insidious classification which is being made and which will fall foul of any constitutional challenge which is mounted against this bill. The second object which this amendment bill seeks to achieve is कि 1956 में के कानून में प्रावधान था कि प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में एक अलग चैप्टर था। 2013 के कानून में वो प्रोड्यूसर कंपनीज का चैप्टर शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि जो 1956 के कानून में लिखा है वही 2013 के कानून में भी लागू होगा। पर इस संशोधन विधेयक में एक नया चैप्टर 21A जोड़ा गया है जो प्रोड्यूसर कंपनी से संबंधित है। अब अगर आप इस संशोधन को जो 2 दिन पहले विधेयक लाए गए थे कृषि के संबंध में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के संबंध में, एपीएमसी का जो दायरा है उसके दायरे के बाहर खरीद फरोख्त के संबंध में अगर आप उससे जोड़ के देखिए तो ये बहुत साफ हो जाता है कि एक ये रास्ता बनाया जा रहा है जिससे कि कंपनियां और बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े व्यवसायी किस तरह से कृषि के मार्केट में, कृषि के व्यवसाय में घुस सकते हैं। This entire provision with regard to producer companies, Mr. Chairperson, sir, when read in juxtaposition with the earlier bills which pertain to contract farming as well as pertain to alternate trading mechanisms and to provide platforms for trading outside the APMC areas, when all of this is taken together,
this is nothing but a backdoor to facilitate the entry of big corporates into the agricultural sector, which is going to militate against the interests of the small and the marginal farmer. And over a period of time, it will have the impact of unraveling the first 15 amendments to the Indian Constitution from 1950 to 1965. All those amendments which were carried out in order to give land to the landless, in order to abolish the zamindari system, in order to ensure that the farmer who produces food for this country has both dignity of labor and permanency over his land. I have two more points, Mr. Chairperson, sir. Since this is these are important amendments, Please. allow me to to make those 2 points. The penultimate point is with relaxation of CSR guidelines. Now, this bill provides that your CSR commitments can be rolled over for a period of 3 years. कि अगर आपने इस साल ज्यादा पैसा खर्च कर लिया है, तो आप उसके अगले साल उसका फायदा ले सकते हैं। मैं बहुत संवेदनशीलता से ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दायित्व है, अभी तक जो व्यवसायी जगत है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट to get companies to implement or to enforce their corporate social responsibility. And to give this kind of flexibility in the corporate social responsibility regime, even before the lay of the land has completely settled down, I think is completely erroneous. ये companies को एक रास्ता दिया जा रहा है कि अपनी corporate social responsibility से वो कैसे भाग सकें, और जो कंपनियां जिनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉर्पस 50 लाख से कम है, उनको ये अनुमति भी दी जा रही है कि आप अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी समिति बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बहुत सत्कार के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, इसकी मंशा ये है कि जो 2013 के कानून में पहल की गई थी कि जो व्यवसायिक कंपनियां हैं उनका समाज के प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती है, उसको पूरी तरह से शिथिल करने की कोशिश इस संशोधन की वजह से की जा रही है। मैं आखिरी अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी इस कानून में बहुत राहत दी जा रही है संशोधन में। आप सबको मालूम है अध्यक्ष जी, और आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि IL&FS का जो घोटाला है उसकी जांच अभी भी चल रही है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस में जो हुआ है उसका भुगतान अभी भी वो जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और जब ये समय था कि जो NBFCs हैं, आई एम कंक्लूडिंग मिस्टर चेयरपर्सन सर, जो ये समय था कि NBFCs के ऊपर और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर सरकार को लगाम कसनी चाहिए थी, उस समय सरकार लगाम ढीली करके उनको ये छूट दे रही है कि जिस तरह से वो कार्य करते आए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, वो नुकसान होता रहेगा। Ultimately, Mr. Chairperson, sir, I will just conclude by saying that in the past 6 years, this government, through a regime of persecution, has created a climate of fear which has completely and absolutely derailed economic activity in this country. And now when the wheels of the economy have stopped turning, they are trying to self-correct, and in the process of self-correcting, they're going completely overboard, and they're completely going over to the other side, whereby they are introducing a kind of laissez-faire in the economy, whereby it will be a free-for-all for the corporates to do what they like without any regulatory oversight of the government. And with these words, I would like to strongly oppose the amendments to the Companies Act of 2013. And with those words, I would like to thank you, Mr. Chairperson, sir, for your indulgence. Thank you. Thank you very much.